हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट रैंकिंग की, और यहाँ पे बात करेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बात की जा रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अभी क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ही ईरान बेलारूस के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, आफ्टर द इंडिया एंड पाकिस्तान का जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ 2017 में हुआ। और दोनों कंट्रीज़ जो हैं, दोनों कंट्रीज़ के द्वारा साथ में ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया। और अभी ये न्यूएस्ट जो एडिशन देखने को मिला, चाइना रशिया बैक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया होस्ट करने जा रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे वाराणसी सिलेक्ट किया गया है इसकी समिट के लिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल भी यहाँ पे अनाउंस की गई है वाराणसी को। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान जो है आने वाले टाइम में फुल मेंबर बनेगा आफ्टर द कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज़ के बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एंड ये मेंबर बनेगा एंड फॉलो करेगा जो सिस्टम है इसका। एंड यहाँ पे जो है न्यू मेंबर्स के तौर पे बेलारूस एप्लीकेशन जो है वो भी यहाँ पे रिसीव की जाएगी। एंड फर्स्ट एक्सपेंशन जो है इसका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिला आफ्टर द इंडिया एंड पाकिस्तान समिट। जो पाकिस्तान जो यहाँ पे ज्वाइन हुआ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2017, तो उसके बाद अभी जो है यहाँ पे ईरान जो है इसका पार्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान एंड बेलारूस जो है ये दो कंट्रीज़ यहाँ पे इसका पार्ट बनी है अभी। तो चाइना एंड रशिया जो है यहाँ पे फ्रेमवर्क देखने को मिला एज अ काउंटर जो रहा, स्पेशली जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन में। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका जो एक्सपेंशन है। तो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है उसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है राइज करना। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके चार्टर के बारे में, सेक्रेटरी जनरल जो है जियांग मिंग, तो उनके द्वारा भी बहुत सारी जो है डिस्कशन यहाँ पे की गई। एक्सपेंशन जो है नाटो का टोटली डिफरेंट है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। नाटो की फुल फॉर्म आपको पता ही है। नाटो को बोलते हैं नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बट ये टोटली इनका जो एक्सपेंशन है नाटो से एकदम डिफरेंट है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अलाइंड एंड यहाँ पे नॉन टारगेटिंग थर्ड पार्टी है। यानी कि नाटो क्या करती है कि अगर कोई भी देश नाटो मेंबर्स के ऊपर कोई हमला करता है या कुछ भी होता है तो नाटो के सारे देश इकट्ठे हो जाते हैं। बट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं है, कोई भी टारगेटिंग पार्टी नहीं है यहाँ पे। तो नेटो बेस्ड जो है कोल्ड वॉर थिंकिंग है। एंड यहाँ पे समरकंद जो समिट है, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कनेक्टिविटी करने के लिए हाईली एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड रोड मैप जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट अमंग दी मेंबर स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 1996 से शंघाई 5, यानी कि आप यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं 1996 से लेके 2017 तक का। तो शंघाई जो है, शंघाई की 5 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड पाकिस्तान। शंघाई कहाँ पे एरिया है? ये चाइना में एरिया है। उज्बेकिस्तान की बात करें 2001 में उज्बेकिस्तान के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया। और शंघाई जो 5 कंट्रीज़ है उनके द्वारा एक नाम दिया गया इसको, एक ग्रुप को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में एक चार्टर साइन किया गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर। 2003 में जो है शंघाई चार्टर जो है ये फोर्स में लाया गया। 2006 में जो है प्रॉपर प्लान्स यहाँ पे सेटअप किए गए कि कैसे हमने इंटरनेशनल जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और फाइनेंशियल ग्लोबल जो टेररिज्म सपोर्ट है आज के टाइम में वो भी कैसे चीज़ें कंट्रोल करके चलनी है। 2008 में ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा किया गया, जो स्पेशली सिचुएशन है अफगानिस्तान में। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया एज अ मेंबर कंट्रीज। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 2022 में यहाँ पे देखें ईरान एंड बेलारूस के द्वारा इसको क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका एम क्या है बेसिकली कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं आज के टाइम में, वो डिस्प्यूट जो रहता है उसको रिसॉल्व करना। अब आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बिटवीन जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, ठीक है, एंड फाइट करनी, यानी कि टेररिज्म से कैसे लड़ना है हम लोगों ने। एंड यहाँ पे जो रीजनल सिक्योरिटी है
उस पे कैसे फोकस करना है, एंड जो काउंटर करना है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का, स्पेशली जो सेंट्रल एशिया में है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके ये इम्पोर्टेंट क्यों है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कंट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जाती है ईस्टर्न काउंटर बैलेंस बना के चलते हैं हम अगर नेटो की बात करें तो, एनहेंस की जाती है सिक्योरिटी कॉरपोरेशन अमंग द मेंबर्स, एंड ये जो टेररिज्म की का मुद्दा है तो उससे कैसे डील करना है इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को कैसे इंक्रीज करना है एक पर्टिकुलर एरिया में, एंड चाइना का जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इसके चलते। एंड इंडिया का जो पुश है कनेक्टिविटी चारबाग पोर्ट को लेके, स्पेशली जो ईरान में है, चारबाग पोर्ट हम कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ईरान में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैप देखिए, ये हमारी कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में हम चारबाग पोर्ट जो है ये डेवलप कर रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हुई होगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग, इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये कनेक्टिंग करेगा स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स, टोटल 8 मेंबर्स थे पहले, अब 2 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, तो टोटल 10 मेंबर्स हो गए। तो ऐसे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान एंड बेलारूस। इश्यूज़ क्या है आज के टाइम में, इंडिया जो है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको कैसे काउंटर करना है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन ट्रेडिशनल होस्टिलिटी है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा देखने को मिलता है। और रशिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है यूक्रेन को लेके, ये भी एक इशू का जो है पार्ट है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये मेंबर स्टेट्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस और ईरान पहले ऑब्जर्वर स्टेट्स थे, अब ये क्या है, मेंबर स्टेट बन गए हैं। क्लियर, तो ये पहले ऑब्जर्वर थे, अब ऑब्जर्वर 2 रह गए हैं। डायलॉग पार्टनर्स एंड ग्रेट जो अटेंडेंस देखने को मिलती है, ये बाकी ग्रुपिंग है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है, करेक्ट आंसर बताना है आपको कि ऑब्जर्वर मेंबर्स जो हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे बताइए, अफगानिस्तान है फर्स्ट, मंगोलिया, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, तो इनमें से कौन से ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट यहाँ पे यूएसए में। ठीक है, जो कार्डसा सेंशन है, कार्डसा सेंशन किसका है, यूएसए का। तो हमारी कंट्री के ऊपर ये सेंशन लगाए गए, क्यों लगाए गए, क्योंकि हमने रशिया से क्या खरीदा, S-400 सिस्टम खरीदा। ठीक है, तो S-400 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे कार्डसा जो है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कार्डसा की हम लोग बात करते हैं, ये यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या किया गया, यहाँ पे एक अमेंडमेंट जो है पास किया गया, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अप्रूव किया गया कि सैंक्शन लगाया जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने परचेज किया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से, ठीक है, ताकि हम चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे अगर बात करें S-400 सिस्टम की पहले तो, ठीक है, तो S-400 सिस्टम आखिर होता क्या है, यहाँ अगर एनिमी के द्वारा मिसाइल छोड़ी गई है, ठीक है, कोई भी मिसाइल यहाँ पे एनिमी के द्वारा छोड़ी गई है, तो यहाँ क्या करेगा, लॉन्ग रेंज जो सर्विलेंस रेडार है ये डिटेक्ट करेगा इसको, और कमांड देगा यहाँ पे इस व्हीकल को। और सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगेजमेंट रेडार जो है यहाँ पे सिग्नल भेजेगा इसको लॉन्च व्हीकल को। उसके बाद क्या होगा, लॉन्च व्हीकल जो है यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा, और जो एनिमी की मिसाइल है या कोई भी एयरक्राफ्ट है उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये S-400 सिस्टम है, ये किसका है, ये रशिया का है। क्लियर, थर्ड सिस्टम जो है सिमिलरली ऐसा है, तो वो है यूएसए का। उसके अलावा बात करें आयरन डोम किसका है, तो वो है, आप देख सकते हैं, आयरन डोम जो है वो है सीरिया का। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, रो खन्ना जो यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैलिफोर्निया है। ठीक है, जो 17th कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जो है, यूनाइटेड स्टेट मस्ट स्टैंड ऑफ द फेस ऑफ
एक्सक्लेटिंग एग्रेशन फ्रॉम द चाइना। यूएसए के द्वारा ऑलरेडी ऐसे सैंक्शन जो है टर्की के ऊपर भी इम्पोज किए गए हैं। तो ये टर्की जो है ऑल्सो नेटो का भी मेंबर है, तो नेटो के मेंबर को भी नहीं छोड़ा यूएसए ने। तो यहाँ पे कार्डसा के अंडर टर्की के ऊपर भी S-400 सिस्टम खरीदने पे जो है इसके ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगाए गए। अभी कार्डसा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, अथॉरिटी दी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इम्पोज किया जाता है इसके चलते सैंक्शन किसी भी कंट्री पे जो परचेज करता है मेजर डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम द रशिया। ठीक है, तो रशिया जो है रशिया से चिढ़ता है यूएसए, आपको पता ही है। तो कोई भी कंट्री अगर रशिया से हथियार वगैरह खरीदती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीदती है, हथियार वेपन्स वगैरह हो गए, तो यूएसए क्या करता है उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये कार्डसा की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि काउंटर करना ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया के थ्रू जो पुनिटिव मेजर्स है। ठीक है, इसको पास किया गया, यानी कि ये कब पिक्चर में लाया गया, 2017 में लाया गया। स्पेशली रशिया का जो एनेक्सेशन हुआ था, रशिया के द्वारा क्रीमिया वाले पार्ट को हड़प लिया गया था 2014 में, तब ये लगाया गया था। ठीक है, सैंक्शन जो है ये इम्पोज किए गए, प्रोहिबिशन जो रहता है लोन्स, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट असिस्टेंस, प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डेनियल ऑफ वीजाज टू पर्सन। अभी हम S-400 सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो S-400 सिस्टम के बारे में वैसे आपको बता ही दिया है, तो ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, नोट से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो S-400 जो ट्रिम्फ है, ट्रिम्फ इज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो डेवलप किया गया 1990s में। ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनल डिप्लॉय है मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम MLR, ठीक है, सैम इन द वर्ल्ड। तो ये जो है यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया थार्ड सिस्टम, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। सिमिलरली आपको S-400 सिस्टम के जैसे देखने को मिलता है। इंडिया के द्वारा ऑल्सो साइन किया गया था रशिया के साथ 2018 में इसको खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो है 5 यूनिट ऑफ दी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है 2018 में ही एग्रीमेंट साइन किया गया था इसको खरीदने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ये यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको थार्ड बोलते हैं, समटाइम्स ये न्यूज़ में था। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है एन इजरायली रेडार सिस्टम, ऑप्शन बी है इंडियाज इंडिजीनियसली एंटी मिसाइल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन डी है अ डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। अगर आपने इस आर्टिकल को अच्छे से सुना है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया रैंकिंग 2022 के बारे में। तो हाल ही में ही अभी ये इंडिया रैंकिंग 2022 रिलीज़ की गई है। तो इंडिया रैंकिंग यानी कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिस ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग रहती है, इससे हेल्प क्या मिलती है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है और कौन से इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ओवरऑल चीज़ें देखने को मिलती है, यूनिवर्सिटी बेस्ट कौन सी है, कॉलेज बेस्ट कौन सा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डिजिटल, लॉ एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे हाल ही में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है अगेन टॉप पे रहा एज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। तो फॉलो बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है इंडिया रैंकिंग की, तो ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। तो ये 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन था नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का। तो रैंक्स की अगर बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, और ओवरऑल रैंकिंग जो है यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। इंस्टीट्यूट्स जो है ऑल्सो रैंक अगर बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड डेंटल बेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी या टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे टॉप पे रहा IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स इसको हम बोलते हैं। तो ये दिल्ली तो यहाँ पे 9th पोजीशन पे रहा। एंड JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली, तो ये 10th पोजीशन पे रही। तो टॉप 10 तो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्लियर है। अगर रैंकिंग की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है।
नेक्स्ट यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे वॉलेंट्री है कि अपनी मर्जी से इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। इनिशियल ईयर्स में कंपलसरी है फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए 2018 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई। और यहाँ पे मैंडेटरी है सबके लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जो रैंकिंग है एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, ये इंपॉर्टेंट रहती है। सभी इंस्टीट्यूट जो है इसका पार्ट बनेंगे। एंड ये मर्जर किया गया था इसको NAAC एंड NBA टू एक्सक्रेडिशन सिस्टम, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्सक्रेडिटेड काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिशनल, जिसको बोलते हैं NAC। ओके, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रीडिशन फॉर प्रोग्राम, जिसको NBA बोला गया, इसको मर्ज किया गया और यहाँ पे जो है ये रैंकिंग रेडी की जाती है। सिस्टम जो है स्कूल के ऊपर फोकस किया जाता है कि स्कूल्स का सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री में भी। कुछ पैरामीटर है जिसके आधार पे जो है सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है कि इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे हो रही है, ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे निकल रहे हैं, और परसेप्शन एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, टीचिंग पढ़ाने का तरीका कैसा है टीचर्स का, बच्चों का पढ़ने सीखने का तरीका क्या है, एंड रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है जो यूज़ किए गए हैं NIRF रैंकिंग के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ऑप्शन सेकंड है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ऑप्शन थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल ईयरली, ऑप्शन फोर्थ है इंक्लूसिविलिटी एंड परसेप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो सही आंसर क्या है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 18 जुलाई का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की तो आप इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम सॉरी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें एंड फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।